Hello, my dear student. Welcome to the subject name is Industrial Relation and the Labor Law. Today we are going to discuss the Payment of Wages Act, Unit 7, Part 4. And this Part 4, I'm going to discuss the topic name is deduction which are acceptable according to this act. It means that what are the allowable deduction under the Payment of Wages Act 1936 के अकॉर्डिंग कौन कौन से डिडक्शन है जो कि अलाउड है टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑन वेजेस वेजेस से और सैलरी से कौन कौन से डिडक्शन है जो अलाउड है। एज यू नो दैट कि एम्प्लॉयर जो होता है इज गिविंग अ सैलरी टू द एम्प्लॉइज को सैलरी देता है और वेजेस देता है। हम द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में हम यही पढ़ रहे हैं कि जो एम्प्लॉइज होता है उसको सैलरी टाइम पे मिले विदाउट एनी अनऑथराइज्ड डिडक्शन के, बिना कोई इलीगल कटिंग की उसको पैसा मिले। तो अगर एम्प्लॉयर जो होता है, जो मालिक होता है, एम्प्लॉयर जो होता है, अगर वो एम्प्लॉइज़ की सैलरी से, वेजेस से कुछ अमाउंट अगर कट करता है तो उसको हम डिडक्शन कहते हैं। एंड डिडक्शन, जो कुछ डिडक्शन ऐसे होते हैं जो अलाउएबल होते हैं एंड कुछ डिडक्शन होते हैं नॉट अलाउएबल होते हैं। मीन्स कुछ डिडक्शन को एम्प्लॉयर जो होता है एम्प्लॉइज़ की सैलरी से काट सकता है, उसको हम डिडक्शन अलाउएबल बोलते हैं। मीन्स दी डिडक्शन कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज़ से कट सकते हैं। और कुछ डिडक्शन होती हैं जो एम्प्लॉइज़ की सैलरी से काटना अनऑथराइज्ड या इलीगल माना जाएगा। और यहाँ पर द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इज़ ऑल अबाउट कि एम्प्लॉयर कभी भी वेजेस से और सैलरी से एम्प्लॉइज़ की कभी भी अनऑथराइज्ड डिडक्शन नहीं करेगा। और अगर वो करता है तो उसको द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट के अंदर उसको कई तरह की पेनल्टी और पनिशमेंट मिलेगी। तो ये बेसिकली यही है कि जो एम्प्लॉइज़ है उसके साथ जस्टिस हो, एम्प्लॉइज़ को उसकी राइट सैलरी मिले विदाउट एनी अनऑथराइज्ड डिडक्शन के उसे सैलरी मिले। तो पहले ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि डिडक्शन कौन सी अलाउएबल होती है और डिडक्शन कौन सी ऐसी है जिसको हम डिडक्शन नहीं मानेंगे। तो डिडक्शन क्या हुई? वी कैन से दैट इन अ सिंपल लैंग्वेज और इन अ सिंपल डेफिनेशन दैट डिडक्शन मीन्स द अमाउंट और द पार्ट विच कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी। जो भी अमाउंट टोटल सैलरी से जो भी पार्ट काटते हैं उसको डिडक्शन बोलते हैं। एंड डिडक्शन विच मे बी मेड फ्रॉम द वेजेस एट द टाइम ऑफ द पेमेंट ऑफ द सैलरी टू द पर्सन और एम्प्लॉय। जब भी एम्प्लॉइज़ को सैलरी मिलती है, द एंटरप्राइज और द बिजनेस शुड मेक डिडक्शन इन द स्टेप विच दिस एक्ट। तो एम्प्लॉयर जो होता है वो डिडक्शन कर सकता है, सिंपल तरह के डिडक्शन कर सकता है विच आर अलाउएबल अंडर दिस एक्ट। द एम्प्लॉय शुड नो लॉन्गर मेक अ डिडक्शन एज ही लाइक्स। तो यहाँ पे एम्प्लॉय अपनी मन मर्जी से मन मुताबिक कोई भी डिडक्शन नहीं कर सकता जो उसकी मन में आए। वो वहाँ पर उसको कुछ डिडक्शन वही कर सकता है जो कि इस एक्ट के अंदर अलाउएबल है, जो अलाउड है उसको वही डिडक्शन वही कटिंग वो सैलरी से कर सकता है। अदरवाइज ही आर द एम्प्लॉय इज नॉट एबल टू डिडक्ट एनी अमाउंट इवन अ 1 रुपीज़ फ्रॉम द एम्प्लॉइज सैलरी से वो 1 रुपीज़ भी कट नहीं कर सकता अगर वो इलीगल या अनऑथराइज्ड है। तो एवरी क्वांटिटी पेड बाय द एम्प्लॉइज टू हिज एंटरप्राइज इज नोन एज डिडक्शन। तो जो भी एम्प्लॉइज की सैलरी से पैसा कटता है और एम्प्लॉयर के पास जाता है, ऐसे अमाउंट को डिडक्शन कहा जाता है। इन अनदर वर्ड, पर इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट एम्प्लॉइज की सैलरी से जो भी पैसा कटता है, लीगल पैसा जो कटता है जिसको एम्प्लॉयर जो है वो काट सकता है, और जो कि इस एक्ट के अंदर कंडीशन मेंशन है उन कंडीशन के बेसिस पे अगर पैसा काटता है उसको हम डिडक्शन बोलेंगे, मीन्स अलाउएबल डिडक्शन बोलेंगे। तो बिफोर आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द डिडक्शन विच आर अलाउएबल अंडर दिस एक्ट, आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट आर द फॉलोइंग kind of condition under which deduction are not considered as deduction। तो कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें डिडक्शन को डिडक्शन नहीं माना जाएगा। तो कई बार क्या होता है कि अगर द स्टॉपेज ऑफ द इंक्रीमेंट ऑफ द वर्कर, अगर वर्कर का इंक्रीमेंट रोक दिया जाए एंड ड्यू टू द नॉन इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ द वर्कर, या वर्कर अच्छे से काम नहीं कर रहा है या वर्कर का इंक्रीमेंट अगर रोकते हैं तो हम इसको डिडक्शन नहीं मानेंगे। तो हम कह सकते हैं डिडक्शन इस चीज़ को नहीं कहेंगे, स्टॉपेज अगर एम्प्लॉयर वर्कर का इंक्रीमेंट रोकता है अपने पर्सनल रीजंस की वजह से या कुछ एम्प्लॉइज़ की इनएफिशिएंसी या परफॉर्मेंस की वजह से अगर
उसका इंक्रीमेंट रोकता है, उसको डिडक्शन नहीं कहेंगे। सेकंड कंडीशन ये होती है कि डिडक्शन कब नहीं कह सकते हम, स्टॉपेज ऑफ प्रमोशन ऑफ द वर्कर। अगर वर्कर का कभी भी व्हेन एवर द प्रमोशन ऑफ द वर्कर इज स्टॉप बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर इसका प्रमोशन रोकता है, ऐसी कंडीशन में भी इसको डिडक्शन नहीं कहेंगे। आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट एग्जैक्टली द कंडीशन अंडर विच डिडक्शन, इस कंडीशन को डिडक्शन नहीं करेंगे, तो पता होना चाहिए कौन सी कंडीशन को डिडक्शन नहीं कहेंगे और कौन सी कंडीशन कहेंगे। तो अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें डिडक्शन कहेंगे। स्टॉपेज ऑफ द इंड्यूसमेंट लैक ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस बाय यूजिंग एम्प्लॉइज, अगर एम्प्लॉइज वो अप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म करता विच ही हैज़ टू परफॉर्म, इन दैट केस इसको भी डिडक्शन नहीं करेंगे। और ऐसे में अगर उसका इंड्यूसमेंट नहीं होता है तो ऐसी कंडीशन में भी उसको, सपोज अगर किसी वर्कर को ये कहा गया कि आप ऐसी परफॉर्मेंस दो एंड आप ऐसी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देते हो तो आपका इंड्यूसमेंट होगा, आपका प्रमोशन होगा, आपको सीनियर लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा, बट वर्कर परफॉर्मेंस नहीं परफॉर्म कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में वर्कर को उसी कंडीशन में रख दिया जाएगा, उसी पोजीशन में रखा जाएगा जिसमें वो वर्क कर रहा है। तो ऐसी ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को भी हम डिडक्शन नहीं कहेंगे। द डिमोशन ऑफ द वर्कर, अगर वर्कर का डिमोशन हो जाता है ड्यू टू द हिज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस के कारण, तो इसको भी हम डिडक्शन नहीं कहेंगे। एंड द सस्पेंशन ऑफ द वर्कर, वर्कर का सस्पेंशन हो जाता है तो ऐसी कंडीशन को भी हम डिडक्शन नहीं करेंगे। तो दिस बेसिकली आर द कंडीशन विच आर नॉट कंसिडर एज डिडक्शन, तो इन सब कंडीशन को हम डिडक्शन नहीं कहेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इस एक्ट में इन सब कंडीशन को डिडक्शन की डेफिनेशन और परव्यू में नहीं रखा गया है अंडर द एक्ट, द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में। Now I'm going to tell what exactly the allowable deduction which are explained or mentioned under the Payment of Wages Act 1936 के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिडक्शन है, कौन कौन से ऐसी अलाउेबल कटिंग है जो एम्प्लॉयज की सैलरी से कट हो सकती है। These are basically the seven condition under which employer are legally or authorized to deduct the amount from the employee's salary। कौन सी कंडीशन है, फाइन, अगर कभी भी फाइन, डिडक्शन फ्रॉम एब्सेंस फ्रॉम ड्यूटी, डिडक्शन फॉर डैमेज और लॉस, डिडक्शन फॉर सर्विस रेंडर, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांटेजेस, डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ लोन, डिडक्शन फॉर द पेमेंट टू कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड इंश्योरेंस स्कीम। दीज आर द सेवन कंडीशन अंडर विच एम्प्लॉयर जो होता है वो ऑथराइज होता है, उसको लीगली अंडर द पेमेंट वेजेस एक्ट के अंदर ऑथोरिटी होती है कि वो इस कंडीशन बेसिस के अंदर वो एम्प्लॉइज की सैलरी से डिडक्शन कर सकता है। एंड वन बाय वन वी आर गोइंग टू डिस्कस कि क्या क्या कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं डिडक्शन फॉर द फाइन्स। तो सबसे पहली बात है, एम्प्लॉयर जो है, जो मालिक है कंपनी का, जब भी वो सैलरी देगा अपने वर्कर को, सैलरी कब देगा, जब वर्कर कोई काम करेगा, कोई परफॉर्म करेगा। ऐसे में सैलरी देते वक्त उसको जो एम्प्लॉयर होता है वो कुछ अमाउंट की डिडक्शन या कुछ सैलरी से कुछ कटिंग कर सकता है। वो कौन सा अमाउंट कट कर सकता है, अगर वो फाइन में आता है। फाइन्स मीन्स होता है जुर्माना। मीन्स अगर इफ़ यू कैन से दैट डिडक्शन फ्रॉम से, अगर कोई भी गलती या मिस्टेक या कोई ऐसा एक्ट एम्प्लॉइज या वर्कर कर देता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर जो होता है वो उसको पनिश करने के लिए फाइन लगा देता है। तो यहाँ पर अगर ऐसे कोई भी मिस्टेक एम्प्लॉइज करता है तो ऐसे में एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज की सैलरी से फाइन के रूप में कुछ अमाउंट डिडक्ट कर सकता है। बट यहाँ मेन इंपॉर्टेंट कंडीशन यहाँ ये है, नो फाइन shall be imposed on in any implied person save in respect of such act or omission on his part as an employer with previous approval of the state government or the prescribed authority may have specified by the notice। अगर कोई भी फाइन इम्पोज करता है वो एम्प्लॉयज़ की सैलरी से या उसकी सैलरी से डिडक्ट करता है तो उसको दे ही हैज़ टू ऑलरेडी मेंशन, उसको पहले से ही स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से ही कुछ इस प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी जो भी होती है और स्टेट गवर्नमेंट है उसने स्पेसिफाइड नोटिस के थ्रू बताया हुआ है कि दीज आर द कंडीशन अंडर विच यू हैव टू मेक द फाइन फ्रॉम द एम्प्लॉइज सैलरी। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोविज़न बनाए हैं जिसके थ्रू एम्प्लॉयर जो है वो फाइन कट कर सकता है। उस प्रोविज़न के अंदर ही आपका फाइन आना चाहिए। अगर एम्प्लॉयर अपनी साइड से कोई भी एक्स्ट्रा फाइन लगाता है तो दिस फाइन इज नॉट, शुड नॉट बी
कट फ्रॉम द एम्प्लॉइज सैलरी। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ नोटिस के थ्रू कुछ स्पेसिफाइड कंडीशन और ओमिशन और कुछ मिस्टेक को ही फाइन के कैटेगरी के अंदर रखा हुआ है। तो एम्प्लॉइज अगर कोई मिस्टेक कर देता है, अगर वो स्टेट गवर्नमेंट की प्रिस्क्राइब नोटिस के अंदर आता है, तभी उस पर फाइन पड़ेगा। Another thing about the fine is that the notice specified at the act omission for which the fine may be imposed shall be exhibited in prescribed manner on the premises in which the implied employment is carried on। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात ये है कि अगर कोई भी जो नोटिस है, जो नोटिस स्पेसिफाइड है, वहाँ बताया हुआ है, तो ये जो नोटिस है फाइन मे बी इम्पोज शैल बी एग्जिबिट, तो जो भी फाइन है, जो भी फाइन्स हैं, अगर आप बता रहे हैं कि दिस काइंड ऑफ मिस्टेक यू शुड नॉट बी डन इन द प्रीमिसेस, अगर आप एम्प्लॉइज को पहले से ही आपको नोटिस के थ्रू, जहाँ वो वर्क प्रीमाइसिस में, अलग अलग प्लेसेस में, वॉल में, आपको ये कंडीशन पहले से ही एम्प्लॉइज को बता देनी चाहिए कि अगर आप इस तरह की ओमिशन या मिस्टेक करते हैं तो आपको फाइन पड़ेगा। इट मीन्स दैट आपको पहले से ऑलरेडी एम्प्लॉइज को अवेयर करना है कि यू हैव टू बी पे दैट अमाउंट ऑफ मनी इफ यू डू द सच काइंड ऑफ मिस्टेक। तो यहाँ पहले से ही एम्प्लॉयमेंट की टर्म्स और कंडीशन मेंशन होना चाहिए, पहले से ही प्रिस्क्राइब मैनर और प्लेसेस में ये मेंशन होना चाहिए एम्प्लॉयड पर्सन को कि ये सब एक्ट जो है ये फाइन में आएंगे। आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि जैसे स्पिट आउट की जो स्पिट आउट नहीं करना है, मीन्स जो वर्कर है वो कभी भी फैक्ट्री प्रीमाइसिस में, कुछ पर्टिकुलर एरिया में प्रीमाइसिस में वो कभी भी थूक नहीं सकता है। अगर वो थूकता है तो उसको 5 रुपीज़ फाइन पड़ेगा। तो इस तरह की जो टर्म्स और कंडीशन हो चाहिए तो आपको पहले से ही एम्प्लॉइज़ को बता देने चाहिए, ताकि आप फाइन अगर इम्पोज करते हैं उसकी सैलरी से तो ही मस्ट बी अवेयर ऑफ दैट काइंड ऑफ फाइन्स। No fine shall be imposed on the implied person until he has been given an opportunity of showing cause against the fine। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप कभी भी अगर फाइन लगा रहे हैं एम्प्लॉइज की सैलरी में, एम्प्लॉय की सैलरी से अमाउंट डिडक्ट कर रहे हैं, चाहे वो 5 रुपीज़ ही क्यों ना हो, आपको उसको मौका देना चाहिए, उसको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए एम्प्लॉइज को, कि ताकि उसे वो अपने बारे में, अपने अपने आप को अपने रिगार्डिंग कोई पॉइंट अगर वो रखना चाहता है या अपने फेवर में कोई बात रखना चाहता है, तो आपको उसको मौका ज़रूर देना चाहिए, अपॉर्चुनिटी आपको देने की इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर सेकेंडली बात ये है कि जो भी यंगर पर्सन जिसकी एज 15 ईयर है, उस पर आप कभी इम्पोज नहीं कर सकते हो इस तरह के फाइन्स को। तो जिनकी एज 15 ईयर है और उन पर अगर वो वर्कर है वहाँ पर, तो उनको हम कभी भी उस पर इम्पोज नहीं कर सकते किसी भी तरह का फाइन। यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि द टोटल अमाउंट ऑफ फाइन may be imposed on a one period or maybe implied should not be 3% of wages। Most important thing is here कोई भी अगर आप फाइन इम्पोज कर रहे हैं एम्प्लॉइज की सैलरी से, वो 3% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एम्प्लॉइज की सैलरी से। अगर एम्प्लॉयर जो है सपोज एम्प्लॉइज जो है उसकी 6,000 सैलरी है, तो 3% हुआ 180 रुपीज़। तो 180 रुपीज़ से ज़्यादा आप उस पर फाइन नहीं लगा सकते हो। तो ये कंडीशन है कि आप उसके 3% ऑफ वेजेस से आप ज़्यादा उस पर साइन नहीं, उस पर फाइन नहीं लगा सकते हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज हियर इज दैट यू शुड नॉट बी रिकवर दैट अमाउंट ऑफ फाइन फ्रॉम इन 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 इंस्टॉलमेंट। आप इंस्टॉलमेंट में लोगे, दैट अमाउंट शुड बी कवर्ड विद इन द 60 डेज। आपको 60 डेज के अंदर ही इस फाइन को ले लेना है, एंड यू कैन नॉट बी टेक दिस अमाउंट आफ्टर द 60 ऑफ दैट काइंड ऑफ एक्ट। तो अगर आप कभी कोई एम्प्लॉइज कोई मिस्टेक करता है, आपको 60 डेज के अंदर उसको पेमेंट को लेना है। दिस इज ऑल अबाउट द फाइन। डिडक्शन फॉर द एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी। सेकेंड डिडक्शन जो एम्प्लॉयर को ऑथराइज होता है वो एम्प्लॉइज की सैलरी से कट कर सकता है, दैट इज अ, यू कैन से दैट authorized deduction basically absence from the duty। as you know that कि वर्कर को अपने ड्यूटी को, रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुली लॉयल्टी के साथ परफॉर्म करना है और वो अपने कर्तव्य से अनुपस्थित रहता है। मीन्स अगर कोई भी वर्कर, द डिडक्शन मे बी मेड ऑन द अकाउंट ऑफ द एक्सपेंस ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन फ्रॉम द ड्यूटी फ्रॉम द place or the places whereby the terms of his employment or he required to work।
एम्प्लॉइज अपने काम के स्थान पे अपने प्लेसेस में अगर वो अवेलेबल नहीं रहता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ देयर वर्किंग और टाइमिंग शेड्यूल के अकॉर्डिंग या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग उसे जहाँ वर्क करना चाहिए अगर वो वहाँ वहाँ एबसेंट रहता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहा है और ड्यूरिंग द वर्किंग पीरियड वह वहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है, तो ऐसे में उस पर कुछ अमाउंट ऑफ डिडक्शन अलाउड है एम्प्लॉयर को. बट यहाँ अगेन द थिंग इज दैट but the ratio amount of the such deduction and the wages shall not be exceed the ratio between the period of absence and the total period such wage period. मीन्स यहाँ पर ये है कि अगर सपोज एक पर्सन है वो 3 दिन के लिए किसी जगह पे अपने एम्प्लॉयमेंट पोजीशन पे नहीं है, मीन्स जहाँ पर उसको वर्क करना चाहिए वो 3 दिन से एबसेंट है विदाउट एनी काइंड ऑफ नोटिस, तो यहाँ पर उसे 3 डेज की सैलरी तक ही उसको फाइन पड़ना चाहिए. अगर वो उसको 3 डेज की सैलरी अगर 1000 रुपीज़ है और आप फाइन फाइन उस पर 2000 रुपीज़ का लगा रहे हैं, तो दिस शुड नॉट बी शुड नॉट बी एक्सेप्टेड. तो यहाँ पर बेसिकली जितने पीरियड ऑफ वो एबसेंट रहा उतना ही आप फाइन लगाएंगे, उतना ही अमाउंट ऑफ दैट अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉइज सैलरी. तो एबसेंस फ्रॉम ड्यूटी अगर एबसेंट रहता है तो डिडक्शन अलाउेबल है, एम्प्लॉयर डिडक्शन कर सकता है उसकी सैलरी से. डिडक्शन फॉर द डैमेजेस और लॉस मीन्स अगर नुकसान और हानि की कटौती मीन्स एम्प्लॉयर जो है अगर वो चाहे, अगर उसे लगता है कि एम्प्लॉइज जो वर्कर जो है उसकी मिस्टेक के थ्रू उसकी कस्टडी में कोई ऐसी चीज़ थी या उसने कंपनी को कोई लॉस ऐसा मनी के टर्म्स में कुछ लॉस किया है, तो इस ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉयर कैन डू द डिडक्शन फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज एज डैमेजेस एंड लॉस में वो उसकी सैलरी को डिडक्ट कर सकता है. तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये है कि एम्प्लॉइज अगर कोई भी मिस्टेक करता है जिसके थ्रू एम्प्लॉयर को लॉस होता है या मनी टर्म्स में लॉस होता है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयर डिडक्ट कर सकता है अमाउंट एज ए डैमेज और लॉस, बट दैट अमाउंट इज अगेन शुड नॉट बी एक्सीड देन द रियल अमाउंट ऑफ डैमेज. मीन्स अगर डैमेज 1000 रुपीज़ का हुआ है तो कैन नॉट यू कांट डू अ डिडक्शन मोर देन द डैमेज अमाउंट. तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात वही अगेन है कि डिडक्शन जो भी होगा वो डैमेज और लॉस के इक्विवेलेंट होना चाहिए, उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए, उससे इट शैल नॉट बी एक्सीड देन अमाउंट ऑफ damages that caused to the employer. Now again the deduction for the services, deduction for the house accommodation and the such amenities and services, whatever the kind of a service, अगर कोई भी अलग तरह की सर्विसेज है जो कि ऑथराइज्ड है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर और वो स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि वो अपने एम्प्लॉइज को आप दे सकते हैं, बट इट शुड नॉट बी मेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द वेजेस ऑफ द एम्प्लॉयड पर्सन अनलेस द सर्विस हैज नॉट बी एक्सेप्टेड बाय हिम एज अ टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट. अगर कुछ सर्विसेज ऐसी है कि जो आप अपने एम्प्लॉइज को दे रहे हैं जैसे लाइक हाउस अकोमोडेशन और अदर एमिनिटीज और सर्विसेज, तो आप एम्प्लॉइज की परमिशन के साथ जब उसकी परमिशन के साथ आप उसको जो भी अमाउंट ऑफ सर्विसेज आप दे रहे हैं, दैट अमाउंट ऑफ सर्विस इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वैल्यू ऑफ द सर्विस आप डिडक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द एम्प्लॉय सैलरी. बट यहाँ इंपॉर्टेंट कंडीशन ये है, एम्प्लॉय शुड हैव गिव द परमिशन टू डिडक्ट दैट अमाउंट ऑफ सर्विस. अगर एम्प्लॉइज हाउस अकोमोडेशन की फैसिलिटी को एक्सेप्ट करता है तभी आप इस अमाउंट को डिडक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज एम्प्लॉइज अगर एक्सेप्ट नहीं करता है तो आप हाउस अकोमोडेशन या अम्यूनिटीज एंड अदर काइंड की सर्विस को उसके अमाउंट से डिडक्ट नहीं कर सकते. हेयर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज है एम्प्लॉइज की एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है. Now again the thing is that another deduction for the recovery of the advances, most important thing is here, अगर कोई भी आप अग्रिम भत्ता देते हैं मीन्स अगर यात्री भत्ता या आने जाने का भत्ता या अगर एम्प्लॉइज जो है वो आपसे कोई मनी एडवांस में मांगता है तो आप इस एडवांस मनी को डिडक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉइज की सैलरी से. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप ये अमाउंट अलाउेबल है टू द एम्प्लॉयर दैट ही कैन डिडक्ट द अमाउंट फॉर द रिकवरी ऑफ द एडवांसेस. नाउ अनदर थिंग इज डिडक्शन फॉर द रिकवरी ऑफ लोन. अगर एम्प्लॉइज लोन लेता है कंपनी से एंड ऑल्सो कैन ऑल्सो टेक द इंटरेस्ट, अगर वो इंटरेस्ट ले रहा है, उधार ले रहा है, ब्याज ले रहा है, तो आप इस अमाउंट को डिडक्ट कर सकते हैं एम्प्लॉइज की सैलरी से, क्योंकि यहाँ पर बेसिकली जो लोन अमाउंट है वो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को दे रहा है, तो यहाँ पर वो इंटरेस्ट और अमाउंट
को डिडक्ट कर सकता है एम्प्लॉयज़ की सैलरी से, बिकॉज एम्प्लॉयज़ ने ही वो लोन लिया था। तो ये अमाउंट अलाउेबल होता है एम्प्लॉयर को। अगेन नेक्स्ट डिडक्शन दैट इज अलाउेबल टू द एम्प्लॉयर इज द deduction for the payment to the cooperative society and insurance scheme. This deduction shall include the deduction for the payment to the cooperative society approved by the state government or scheme of the insurance made by the Indian Post Office. अगर इंडियन पोस्ट ऑफिस के थ्रू कोई भी इंश्योरेंस की स्कीम्स है या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, ऑथराइज्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में अगर आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं या आपने कोई भी पेमेंट किया है या आप डिडक्शन आपने ऑथराइज डिडक्शन है एलआईसी में आपने पेमेंट किया है, पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम में अगर आपने पेमेंट किया, इन्वेस्टमेंट किया, अगर एम्प्लॉय इस तरह की कोई भी स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हियर, आपको पता ही है कि जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी के लिए उसकी एलआईसी उसको अलग तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी से उसकी बिहाफ में पेमेंट करता है, एंड दैट इज़ बेसिकली अ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़ को देने के लिए ऐसा करता है वो। तो अगर ऐसी कंडीशन में अगर कोई भी पेमेंट ऑफ सेविंग स्कीम एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है, तो यहाँ पर जो भी अमाउंट वो देता है दैट अमाउंट कैन बी डिडक्टेड फॉर द डिडक्टेड कैन बी डिडक्टेड फ्रॉम द एम्प्लॉयज सैलरी। तो डिडक्शन जो है यहाँ पर अलाउड है टू द एम्प्लॉयर। एंड अगेन हेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यहाँ एम्प्लॉयज़ की परमिशन होनी बहुत ज़रूरी है। एम्प्लॉयज़ अगर एग्री है इस डिडक्शन को अलाउ करने में, अगर एम्प्लॉयज़ एलआईसी नहीं लेना चाहता है तो यहाँ पर वो अमाउंट को डिडक्ट नहीं कर सकता है। नाउ द अदर काइंड ऑफ डिडक्शन दैट द फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी परमिटेड अंडर द एक्ट, दैट इज अनदर काइंड ऑफ कुछ अलग तरह की डिडक्शन है, दैट इनकम टैक्स पेबल बाय द एम्प्लॉयड पर्सन। एम्प्लॉयड जो पर्सन होता है उसको पेमेंट, आपको पता ही है इनकम टैक्स उसे पेमेंट करना होता है, मगर जो ये इनकम टैक्स होता है इट बेसिकली डिडक्टेड फ्रॉम द बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है इसको और ये गवर्नमेंट को जाती है। तो मीन्स यहाँ पर एम्प्लॉयज़ की परमिशन से ही डिसाइडेड होगा कितना इनकम टैक्स वो अपने पर मंथ अपने सैलरी से कटाना चाहता है, मीन्स कट करना चाहता है, और एम्प्लॉयर उसको कट करेगा बिफोर गिविंग द सैलरी टू द पर्सन। तो पर्सन को सैलरी देने से पहले उस इनकम टैक्स को पहले से डिडक्ट कर देगा। तो दैट अमाउंट इज बेसिकली डिस्कस विद द एम्प्लॉय पर्सन, एम्प्लॉइज पर्सन के साथ जो वर्कर होते हैं उसे डिस्कस करने के बाद ही दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज की सैलरी से किया जाता है जब एम्प्लॉयर डिस्कस करता है अपने एम्प्लॉइज से। एंड द डिडक्शन रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट एंड अथॉरिटी, अगर कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है कोर्ट है उसके थ्रू कोई भी अमाउंट अगर ऑर्डर दिया गया है कि इस एम्प्लॉइज की सैलरी से इतना अमाउंट काटो, अगर कोई ऑर्डर के थ्रू कोई अमाउंट डिडक्ट करने के लिए कहा गया है दैट अमाउंट कैन बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर। एंड द अदर लास्ट इज द इंश्योरेंस स्कीम के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट और बेनिफिट अगर एम्प्लॉयज़ को दे रही है और वो कहती है लाइक आपको पता है गोल्डन कार्ड है एंड कुछ अलग तरह की स्कीम है, अगर वो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को देना चाहती है तो दैट अमाउंट कैन बी डिडक्टेड बाय द एम्प्लॉयर from the employee salary. And this is all about the deduction which are allowable uh, from the employee's salary. And this is all for now. Today's session. Thank you, my dear student.